नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आजकल उत्तराखंड एलटी की आपको तैयारी करवाती हूँ। तो उत्तराखंड एलटी में हिंदी और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जितना भी सिलेबस है, मैंने क्रम वाइज नोट किया हुआ है सिलेबस, तो उसी हिसाब से मैं आपको करवाती हूँ। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, औरों को भी जोड़ने की कोशिश करें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो मैंने इससे पहले 2021 का पेपर आपको करवाया था, 2018 का पेपर करवाया था और अब 2014 का पेपर मैं आपको करवा रही हूँ। तो 2014 में सिलेबस कुछ अलग था। 2014 में मैंने आपको बताया कि पहले 100 नंबर के क्वेश्चन आते थे टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस जीके से, और फिर 100 नंबर के क्वेश्चन आते थे जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो मेरे पास हिंदी का पेपर है, तो मैं हिंदी की ही आपको तैयारी करवाती हूँ। तो मैंने बताया था कि अब तो जो सिलेबस आता है उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एलिजिबिलिटी से, और 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्म आपने भरा हुआ है, उसमें जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उससे संबंधित। तो उस टाइम क्वेश्चन 30 नहीं बल्कि ज़्यादा आते थे, कोई भी बीच से आ जाते थे, इसलिए मैंने पेपर से क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। ये मेरे पास पेपर है, इस प्रकार से मेरे पास पेपर है ये, और ये देख लो। तो इसके बीच से मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन नोट किए करके आप करा रही हूँ एक एक क्वेश्चन करके। आज एक 20 क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए थे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देख लें, तो आपकी समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हिंदी के यहाँ से शुरू होते हैं हिंदी के, तो हिंदी के मैं पेपर से ही करवाऊँगी। तो एक बारी देख लेना कि पेपर कैसे आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि आप कैसे तैयारी करें। वैसे तैयारी अगर आप मेरे चैनल पर रूटीन में जुड़े रहोगे तो आपको अलग से तैयारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मैं डेली आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी सिलेबस के हिसाब से। वो सिलेबस आप टिक मार्क करते रहना कि कौन सा चैप्टर हमारा हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर पर हम तभी बढ़ेंगे जब एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपको कल करवा दिए थे, देख लो। और आज 21वां क्वेश्चन है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है, किस मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो 21वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। तो देख लो व्यक्तिगत भिन्नताएं किस किस में होते हैं। लिंग आधार पर भिन्नताएं होती हैं, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, कोई लड़की है, कोई लड़का है। शारीरिक रचना के आधार पर भिन्नताएं होती हैं क्योंकि कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है। तो शारीरिक रचना भी। मानसिक योग्यताएं, कोई बहुत तेज होता है पढ़ने में, कोई कम होता है, कोई साधारण होता है, कोई निम्न है, कोई मंद बुद्धि है, कोई जड़ बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई श्रेष्ठ है, कोई अति श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र के अंतर्गत उक्त सभी आएगा। उक्त सभी आंसर सही है। अगला है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाले बालक कहलाते हैं। तो जो सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करते हैं वो बालक क्या कहलाते हैं, क्या बालक कहलाते हैं वो बालक कहलाते हैं, जड़ बुद्धि तो होगा नहीं, मंद बुद्धि बालक नहीं होगा। जड़ बुद्धि वो बालक होते हैं जिनका IQ लेवल 25 से कम होता है। जड़ बुद्धि बालक वो होते हैं जिनका पूर्णतः दूसरे पे आश्रित होते हैं, जो पूर्णतः दूसरे पे आश्रित होते हैं, जड़ बुद्धि बालक आते हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता के अंतर्गत आते हैं, जो पूरी तरह दूसरे पे आश्रित होते हैं, जो बालक मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको मानसिक अयोग्यता भी कहा जाता है। और मंद बुद्धि बालक वो होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, यानी जिनका IQ लेवल 71 से लेकर 90 के बीच में बताया गया है, वो मंद बुद्धि बालक हो गए। एक तो प्रतिभाशाली बालक हो गए जो जिनका IQ लेवल होता है, बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। अति श्रेष्ठ
126 से 140 और श्रेष्ठ बालक 110 से 125, सामान्य बालक 91 से 110 और फिर उसके बाद आते हैं मंदबुद्धि। सामान्य जो नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल से जो थोड़ा नीचे होते हैं वो मंदबुद्धि, जो धीमी गति से सीख तो सकते हैं लेकिन वो नॉर्मली मतलब उस स्पीड से नहीं सीखते हैं। तो उसके बाद होते हैं जड़ मूढ़ बुद्धि, फिर हीन बुद्धि और फिर लास्ट होते हैं जड़ बुद्धि। तो जो इसमें जो सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो होते हैं बाल अपराधी। उनको कहा जाता है, जैसे जो बालक होते हैं ना, जो भावात्मक दृष्टि से क्या सामाजिक दृष्टि से क्या होते हैं, वो बचपन में ही मतलब अपराधी प्रवृत्ति के बालक हो जाते हैं। जैसे इसमें समस्यात्मक बालक भी आते हैं, जो वंचित वर्ग भी आते हैं, जैसे सामाजिक दृष्टि से अपराधी भी हो सकते हैं, बाल व पिछड़े भी होते हैं। लेकिन जो बाल अपराधी जो बालक होते हैं वो जो एक तो शरारती हुई है, शरारत अलग होता है। जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनको कहते हैं बाल अपराधी। और वो सामाजिक नियमों और कानून जो समाज में मतलब जो नियम कानून बने हैं उससे नीचे की जो लोग, कई देखा होगा आपने, कई बारी होता है ना कि जो छोटी उम्र में भी ऐसे ऐसे अपराध कर बैठते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो होते हैं बाल अपराध। और बाल विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो जो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण तरीका कौन सा होगा? तो व्याख्यान तो होगा नहीं, व्याख्यान विधि उनको व्याख्या दे करके ऐसे ही लेक्चर दे करके पढ़ा नहीं सकते हैं। ये विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं? व्याख्यान विधियां, ये शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आता है कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ होती है और बड़े बच्चों के लिए कौन सी विधि अच्छी रहती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सृजनात्मक क्रियाकलाप करा के समूह का ये है कि छोटी कक्षा के लिए सृजनात्मक क्रियाकलाप विधि ही सबसे अच्छी रहेगी। ये शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। और शिक्षण की विधियों वाला चैप्टर अभी मैंने पढ़ाना है तो उसको मैं डिटेल में आपको उस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। तो विद्यार्थियों के जो शिक्षण का जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं पढ़ने का, तो उसमें सुधार कैसे लिया जाए? तो इसमें अभिभावकों की भूमिका क्या होगी, क्या भूमिका दिया जाए अभिभावकों को? बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए अधिक ट्यूशन, कि उनको बोला जाए कि इनका अधिक ट्यूशन करें, या इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, बच्चों ने स्कूल में क्या पढ़ा, घर में वो होमवर्क कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे बच्चों की पढ़ाई में तो फिर उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपकी कक्षा में एक छात्र प्रायः विलंब से आने पर, अगर एक छात्र कक्षा में विलंब देर से आता है तो आप क्या करोगे? एक शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होगा? उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, या कारण जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे। तो अभिभावक से शिकायत करेंगे, शिकायत करके भी कोई फायदा नहीं है। प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, फिर ये भी गलत हो गया, उससे भी क्या कुछ नहीं होगा। दंड तो बच्चों को देना ही नहीं है, न मानसिक न शारीरिक। तो कारण जान करके पहले हम उस कारण का पता करेंगे कि बच्चे देर से क्यों आते हैं, बच्चा देर से स्कूल क्यों आता है, फिर उस पर निर्णय लेंगे। ये सही आंसर इसका होगा। बच्चों के मतलब अगर बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है उनकी, तो उस समस्या को पहले टीचर को सुनना होगा, समझना होगा, और फिर उसके बाद उस पर क्या निर्णय लेना है ये बाद में निर्णय करना होगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो अब देख लो, अब एक क्वेश्चन आया है, एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पे टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को खूंटी पे टांग देती है। यह उदाहरण है। मतलब एक स्कूल जाने वाली लड़की स्कूल से आई, कोट मतलब चाहे कोई भी हो, उसने ड्रेस उसने बाहर फर्श पे फेंक दी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बाहर जाओ और अपने ड्रेस अपने कोट को उठाओ और उसको वहाँ सही जगह
रख दो। अब कल से वो जैसे ही स्कूल से घर आती है तो अपना सामान बिल्कुल सही जगह पे, अपना कोट सही जगह पे रखती है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है, देख लो, श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रवाही अधिगम का या उक्त सभी। तो जो ये क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन आया है गैने के अधिगम के सोपान। गैने ने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं। किस क्रम में बच्चा सीखता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गैने के जो ये अधिगम के सोपान है, इसमें से प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो किसी भी फॉर्म में पूछा गया हो। तो ये क्वेश्चन है गैने के अधिगम के सोपान। अब मैं आपको बताती हूँ गैने का। अब ये देख लो, ये है गैने के अधिगम के सोपान के 8 नियम। इसने गैने ने इसे श्रेणी क्रम का सिद्धांत नाम दिया है। श्रेणी क्रम का सिद्धांत ये अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, तो ये गैने का सिद्धांत है। अब इसमें देखो, इसने किस प्रकार से अधिगम के सिद्धांत बताए हैं। पहले बताया है संकेत अधिगम, जो अनुबंध पर आधारित है, आदतों का निर्माण करना, पावलोव के अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है उद्दीपक, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा है, ये देख लो, श्रृंखला अधिगम, व्यवस्थित रूप से सीखना। तो ये क्वेश्चन देख लो, इसी में से है, श्रृंखलागत अधिगम में व्यवस्थित रूप से सीखना, यानी स्टेप बाय स्टेप सीखना। कैसे कि पहले हमने बच्चों को सिखाया कि पहले स्कूल से आओ, पहले अपने जूते बाहर रखो, कपड़े उतारो, कपड़ों को सही जगह रखो, बैग सही जगह रखो, हाथ मुंह धो, खाना खाओ। तो एक स्टेप बाय स्टेप हमने उनको सिखाया है, उसको कहते हैं श्रृंखलागत अधिगम। और ये गैने के अधिगम के अंतर्गत आता है। अब ये गैने का अधिगम के 8 सोपान कौन से हैं, इसकी तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है और डिटेल में अब इसी चैप्टर पे हूँ। इस चैप्टर को मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, किस प्रकार से ये श्रृंखलागत अधिगम किस प्रकार से है, कि क्या चीज़ है इसमें, इसकी डिटेल तो अभी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी, ये मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया कि ये संकेत अधिगम बताया उसने पहले, फिर उद्दीपक, फिर श्रृंखला, फिर शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इतने इसने बताए हैं गैने ने 8 सोपान। तो ये देखो श्रृंखलागत अधिगम इसमें पूछा गया है। तो ये कैसे है, इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि श्रृंखलागत अधिगम क्या हुआ। ये इसको कहते हैं व्यवस्थित अधिगम, स्टेप बाय स्टेप जो सीखना है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब देख लो, सारे क्वेश्चन बीच से इसी प्रकार से आए गए हैं। अब अगला है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों के व्यवहार को देख के सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति। अब ये भी अधिगम के सिद्धांत से आया है। अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनमें से देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहा जाता है सामान्य अधिगम कहा जाता है, प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं। दूसरों को देख करके सीखना, न कि सामान्य रूप से जो सीखते हैं वो, या प्रयोग करके सीखना, ये भी नहीं हुआ। तो किस प्रकार से बंदा सीखता है, किस प्रकार से बच्चा सीखता है, उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। अब ये कैसे सामाजिक, किसका अधिगम है ये बंदूरा और वाटसन का सामाजिक वातावरण का सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से सामाजिक, बंदूरा और वाटसन ने सामाजिक वातावरण में किस प्रकार से बच्चा सीखता है। और इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप वहां जाकर के डिटेल वीडियो उसमें देख सकते हो। और दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। मैंने प्रत्येक चैप्टर को इतनी डीपली से आपको समझाया है ना, कहीं से भी अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपकी समझ में आ जाता। एक तो अंदाज़ा लगाना आसान है कि आप देखोगे दूसरों को देख करके सीखना, लेकिन उसको कैसे सीखना, वो किसके कैसे वो क्वेश्चन बीच में आया हुआ है, ये चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए। ये अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आया हुआ है। ये बंदूरा और वाटसन का सामाजिक वातावरण का सिद्धांत है कि बच्चा अपने वातावरण से सीखता है, जो जो वो देखता है, जो जो वो समझता है। अब एक बच्चा जब पैदा होता है तो वही भाषा वो बोलता है जो उसकी माँ बोलती है, उसके परिवार में बोला जाता है। तो इसको सामाजिक अधिगम, जो
जो उसको वो अपने परिवार में देखता है वही भाषा बोलेगा, वो क्रियाकलाप करेगा। जिस समाज में वो पैदा होगा उस समाज के वो रीति रिवाज, उस समाज का चाल ढाल, उस समाज का रहन सहन वो अपनाएगा। तो उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और ये सामाजिक वातावरण अधिगम का सिद्धांत बंदोरा और वाटसन का है। तो इस प्रकार से भी आ सकता है। अगला है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालक, जो बालक सीख नहीं सकते हैं, उन बालकों के लिए कैसा प्रावधान किया जाए? समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डाल करके, या समावेशित शिक्षा से, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप देख लो किस प्रकार से। अगर आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा समावेशित शिक्षा। अब समावेशित शिक्षा क्या है? तो ये देखो, समावेशित शिक्षा का अर्थ होता है कि विशिष्ट बालकों को, जो विशिष्ट बालक हैं उनको भी सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना, उसको कहते हैं विशिष्ट बालक। निःशक्त बालक या विशिष्ट बालक उन्हीं को कहते हैं। और उनके लिए जो शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है वो सरकार के द्वारा यही किया गया है कि समावेशित शिक्षा हो। सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, सभी बच्चों का शिक्षा पर समान अधिकार हो, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। सामान्य व विशिष्ट, सभी प्रकार के विशिष्ट एक साथ शिक्षा व उचित ध्यान दे करके उनकी योग्यता का विकास करना, तब उनको मुख्य धारा में लाना, यही समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है और यही समावेशित शिक्षा है। ये देख लो। अब नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के जो बालक हैं, जो प्राइमरी के बालक हैं, उनको कैसे शिक्षा दी जाए? तो उनके लिए होगा वीडियो अनुकरण, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, प्रयोगात्मक, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या? तो ये भी शिक्षण विधियों से आया गया क्वेश्चन है। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से सबसे बेहतर होगा वीडियो अनुरूपण, वीडियो दिखा करके उनको पढ़ाना। ये बिल्कुल सही नहीं होगा। प्रयोगात्मक भी उनकी समझ में इतना नहीं आएगा, तो उनको वही जो आगे क्वेश्चन आया हुआ था, स्वयं के द्वारा या सृजनात्मक रूप से उनको कराना, वही ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा कि उनको स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, वो स्वयं जब कुछ करके करेंगे तो उनको खेल खेल में सिखाना या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किससे कहा जाता है? तो इसमें तो जो पेपर था उसमें आंसर दिया गया था डी, उत्तर बाल्यावस्था को। लेकिन मैंने जितने भी किताबों में देखा है, खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा गया है। अब जो शैशवावस्था कहीं तो दी गई है 0 से 5 साल और कहीं दी गई है 0 से 2 साल। लेकिन अगर 0 से 5 साल है तो खिलौनों की अवस्था तो शैशवावस्था हुई और खेलों की अवस्था हुई बाल्यावस्था। लेकिन इसमें उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दिया गया है, तो पूर्व बाल्यावस्था हुई 5 से 7 और उत्तर बाल्यावस्था हुई 7 से 11। लेकिन अब फिर भी आप देख लेना, कई किताबों में आप देख लेना आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ था खिलौनों की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन किताबों में खिलौनों की आयु दी गई है शैशवावस्था और खेलों की आयु दी गई है बाल्यावस्था। खिलौनों और खेलों की आयु में फ़र्क है। अभी मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कराया नहीं है, इसको मैं कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझाऊंगी। बाल विकास वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आया गया है। अगला क्वेश्चन था मौखिक संचार का व्यवधान। मौखिक संचार में व्यवधान को कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये संप्रेषण से आया हुआ है। तो संप्रेषण तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे शॉर्ट में मैं बता नहीं पाऊँगी। इसका एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि जो मौखिक संचार, जो संचार का माध्यम होता है, जो संप्रेषण का जो संप्रेषण कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो इसमें जो व्यवधान
जो मौखिक संचार में जो व्यवधान आता है उसे कहते हैं लघु परिपथ कहते हैं, अंतर विरोध कहते हैं, या असमानता कहते हैं, या एंट्रोपी कहते हैं। तो इसका आंसर एंट्रोपी है। और जब मैं संप्रेषण वाले चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उस टाइम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि एंट्रोपी इसको क्यों कहते हैं और क्या है। छायाचित्रों का करना आसान नहीं है, छायाचित्रों का विसंकेतन करना आसान नहीं है। अगला है शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो शिक्षण का सर्वोत्तम ये भी शिक्षण विधि से है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में 2021 2018 में भी आपने देखा होगा। एक तो अधिगम वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम का अर्थ भी सीखना ही होता है और शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण। शिक्षण अधिगम अलग है और केवल अधिगम अलग है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, मतलब कुछ भी सीखना, और शिक्षण अधिगम का अर्थ होता है शिक्षण अधिगम यानी पढ़ाई सीखना, जो कराना सिखाना जो भी है पढ़ाई से संबंधित सीखना। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, शिक्षण का पढ़ाने का सर्वोत्तम सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। व्याख्यान, तो व्याख्यान विधि तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। छोटे बच्चों को व्याख्यान विधि से समझ में नहीं आएगा, ये बड़ी क्लासों के लिए होती है और व्याख्यान विधि को इतना अच्छा समझा भी नहीं जाता। विचार विमर्श, तो विचार विमर्श भी बड़े बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जो छोटी क्लास होती हैं, प्राइमरी लेवल की क्लासें होती हैं, इससे पहले भी कक्षा 3 के लिए जो आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें प्रदर्शन विधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। वर्णन, किसी चीज़ का वर्णन करना ये भी ठीक है, पर प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। देख करके या प्रयोग करके बच्चों की समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, तो इसलिए इसको प्रदर्शन विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, और ये जो शिक्षण एलिजिबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन थे ये 2014 के आप आज ख़त्म हो गए हैं, और कल मैं इसका हिंदी वाला पेपर आपको कंप्लीट कराऊंगी। और उसके बाद जो हम अधिगम वाले चैप्टर पे चले हुए हैं, अधिगम के सिद्धांत जो करा रही थी उससे आगे कराएंगे और साथ साथ हिंदी का भी कराएंगे। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने और दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर करिए वीडियो की, और जो नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैंने पहले भी बोला है, जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे तो मैं उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी। मैं उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी और देखना आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और देखते रहना मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।